नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यानी कि एचएएल की। एचएएल ने मैसिव ऑर्डर बुक किया है 2.7 लाख करोड़ का ऑर्डर और साथ ही इसके रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान है उसके बारे में। इंडिया के आर्म फोर्सेस की जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन एचएएल अपनी जो डिलीवरीज़ हैं उसको टाइम पे पूरा कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या रीस्ट्रक्चरिंग से एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसी को हम समझेंगे और हमारे साथ मेहमान हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनके साथ हम इन सारे सवालों के जवाब ढूँढेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी 2.7 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक किया है एचएएल ने, लेकिन सवाल ये है कि एचएएल की जो डिलीवरीज़ हैं, वो टाइम पे नहीं हो पा रही हैं और ये जो गैप है, वो कहाँ पे आ रहा है? मैनेजमेंट की प्लानिंग में कमी है या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस आउटडेटेड है, पुराना सारा कुछ है जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं? आपको क्या लगता है कहाँ पे गैप है, जिसकी वज़ह से ये सब हो रहा है? देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, हुँ, डिफेंस सेक्टर में इसको बिग डैडी बोलते हैं। ये एक तरह से भारत के अंदर जो क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स है, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, हुँ, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर हुँ, एयरक्राफ्ट है, ये सब बनाता है। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एचएएल को स्टेट ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। जैसे हमारी आर्म फोर्सेस उनको एक तरह से कंटिन्यूअस ऑर्डर देते जा रहे हैं और उनके पास 2,70,000 करोड़ का उनके पास ऑर्डर बुक है और वो एक तरह से उनका एनुअल रेवेन्यू है 32,000 करोड़। क्या हुँ, है कि आपने ये भी देखा है कि कुछ दिन पहले 97 एयरक्राफ्ट हमने इनको ऑर्डर दिए थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को और उसके हुँ, लिए 66,500 करोड़ का ऑर्डर था। इसके हुँ, पहले 83 तेजस एलसीए MK1 का ऑर्डर दिए थे जिसका अराउंड 45 या 46,000 करोड़ का ऑर्डर था। प्रचंड हुँ। हेलीकॉप्टर ये बनाते हैं, सब काम करते हैं, मतलब शक्ति इंजन भी बनाते हैं और ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी होते हैं, उसका भी एक तरह से ये निर्माण करते हैं और भी छोटे-मोटे एयरक्राफ्ट बनाते रहते हैं, जो कभी वेदर पेट्रोलिंग ये सब जो छोटे-छोटे काम के होते हैं ना, उसको एक तरह से टेलर मेड कर देते हैं। तो बहुत हुँ, पुरानी कंपनी है और भारत के अंदर इनका एक तरह से प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस के मामले में। बट हुँ, प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण यहाँ पे इनएफिशिएंसी आ चुका है। अब हुँ, सोचिए 32,000 करोड़ रुपए कमाती है और 2,70,000 का अगर ऑर्डर बुक है, तो नेक्स्ट पूरा ऑर्डर करने के लिए इनको कम से कम 8.5 साल लगेंगे, ऐसा हो गया है। जी। अब भारत सरकार को समझ में आ गया है कि हमारी जो फाइटर एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, धीरे-धीरे कम होती जा रही है। हुँ, 42 एंड अ हाफ स्क्वाड्रन हमारी होनी चाहिए। टुडे वी आर हैविंग ओनली 29। हमने 2 स्क्वाड्रन मिग के अभी 4 दिन पहले हमने उसको रिटायर किया है। हुँ, अमर जी, दिस इज़ अ क्रिटिकल शॉर्टेज और इसके लिए भारत सरकार को समझ में आ गया है कि एचएएल इन द प्रेजेंट फॉर्म कैन नॉट डू एनीथिंग। हमको हुँ, इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। हुँ, यहाँ पे जो मिलिट्री जो एक्सपर्टाइट जो करना ज़रूरी है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का जो ऑर्डर है उसको एक्सपर्टाइट डिलीवरी करनी ज़रूरत है। हुँ, फिर बाद में अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की ज़रूरत है। जी। बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैं होते हैं। यहाँ पे उमेश जी एक सवाल भी करना चाह रही थी आपसे, आपने ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज़्म की बात की है। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की जो प्लानिंग है, हम आते हुए देखेंगे। देखिए अंबर जी, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि रिस्ट्रक्चरिंग जो है, भारत सरकार ने अभी एक विदेशी फर्म को या एक देश के अंदर एक कंसल्टेंसी फर्म को उन्होंने नियुक्त भी किया है। हुँ, वहाँ पे जाके उन्होंने टॉप मैनेजमेंट से बात की है। उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया है कि ऑर्गनाइज़ेशन कितना मतलब लैग्ड है। उन्होंने स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की है। हुँ, उनको ये लग रहा है कि एचएएल को एक 3 भागों में बाँट देना चाहिए। उसका खुद का एक फाइटर जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए और बाकी जितने भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स के लिए एक अलग विंग होना चाहिए। हुँ, हेलीकॉप्टर्स के लिए अलग विंग होना चाहिए। फिर हुँ, बाद में
मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग के लिए अलग विंग होना चाहिए। ये सब चीज इनफैक्ट बहुत जरूरी है। और देखिए कि जिस हिसाब से भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देख लिया कि मेक इन इंडिया जो वेपन्स थे हमारे पास, वो हमारे काम के हैं। हमारे पास रफाल जरूर था, वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट था, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, रफाल हमको सारी चीजें नहीं देता, सोर्स कोड नहीं दिया। हमारे जी, जो ब्रह्मोस को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए थे। हमें स्वदेशी फाइटर जेट की जरूरत है। और आज की डेट में एचएएल एलसीए तेजस MK1 के ऊपर काम कर रहा है, एलसीए तेजस MK2 पे काम कर रहा है। सुखोई को सुपर सुखोई बनाने के लिए एलसीए तेजस का बात हो रहा है। फिर बाद में इवन फॉर एमका के लिए एचएएल का कुछ ना कुछ रोल रहेगा, पूरा रोल नहीं रहेगा, मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर। जी। और सुखोई 57 जो होगा उसकी भी प्रोडक्शन लाइन नासिक में होने वाली है। तो सोचिए 5 टाइप के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वहां पे एचएएल पूरा इंट्रेंस है। अब एलसीए तेजस MK1 का उसके पास 180 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर है, तकरीबन 1,30,000 करोड़ के कुछ रहेंगे। उसके अलावा एलसीए तेजस MK2 के लिए उन्होंने GF414 इंजन के लिए उन्होंने अमेरिका में करार भी किया है, उसकी भी बातचीत करनी जरूरी है। तो अब क्या है, पीएमओ ने डायरेक्ट अपने अंदर ले लिया है एचएएल को, वहां पे रीस्ट्रक्चरिंग के ऑर्डर्स दे दिए। उसके अलावा अभी एमका के अंदर भारत सरकार क्या कर रही है, वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रही है। और वो ऐसा कर रही है कि पहले क्या होता था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही एक था जो देश के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता था। अब वो जी। बोल रही है कि कोई भी पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी मिलके बिड कर सकती है। अभी तो मतलब हिंदुस्तान ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके जो एचएएल का जो भार था उसको हल्का करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आर्म फोर्सेस के लिए फाइटर जेट्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, यूएवीज़ हों और इनकी डिमांड्स भी ऑफ कोर्स बढ़ रही है। तो साथ में ये भी है कि जैसे कि हम बात करें, जो एक नया ऑर्डर है 2.7 लाख करोड़ का, बहुत बड़ा ऑर्डर है और उसको रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं ये भी है कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, रिस्क बहुत बड़ा है। तो ऐसे में रिस्ट्रक्चरिंग से और पब्लिक और प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो गैप्स हैं उनको फिल अप किया जा पाएगा? मैं वहीं पे आ रहा था। देखिए, अभी एमका के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी बिड कर रहा है। फिर हुँ, एल&टी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ बिड कर रहा है। हुँ, बीईएमएल वो डेटा पैटर्न्स और भारत फोर्ज के साथ बिड कर रहा है। अदानी हुँ, ग्रुप अलग से बिड करेगा। मतलब हुँ, सोचिए देश के अंदर कम से कम 4 कंपनीज बिड करने वाली है। और हुँ, अभी जो न्यूज़ आई है, जो हुँ, एमका के लिए जो एयरक्राफ्ट है उसके प्रोटोटाइप बनना चालू हो गया है, क्योंकि वो एमका का जो प्रोटोटाइप है वो जी, कंपोजिट फाइबर से बनने वाला है। क्योंकि जी, अगर मेटल का रहेगा तो क्या होगा कि उसका जो रेडार है उसको पकड़ लेगा, फिर उसके ऊपर कोई कोटिंग की जाएगी। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि काम चालू हो गया है, पेपर पे नहीं है, उसके ऊपर टाइम बाउंड एक तरह से चालू हो चुका है काम। और जी, एमका के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने $2 बिलियन भी एलोकेट किए हैं। अभी तो सुखोई 57 जो है वो भी भारत में बनेगा। सुखोई 30 को सुपर सुखोई 230 सुपर सुखोई बनाने के लिए उसका भी ऑर्डर मिलेगा। देखिए अमर जी, बहुत सारा काम है चेन को। और अगर ये सब चीज को हम सिनर्जाइज कर सकते हैं तो फ्यूचर में हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। मैंने बताया था आपको, हमने जो अभी रफाल लिया है 66 एयरक्राफ्ट, 26 एयरक्राफ्ट लिया है 64,000 करोड़ में। एक एयरक्राफ्ट का दाम 2400 करोड़ रुपया पड़ता है। और अभी हमने 97 तेजस एलसीए MK1 एयरक्राफ्ट लिए, कितने में लिए हमने? 66,000 करोड़। तो समझ लीजिए एक एयरक्राफ्ट हमको 700 करोड़ का पड़ रहा है। फर्क कितना है? जी, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिजिनस हम अपना रेडार डाल पाएंगे, हम अपना वेपन सिस्टम बना पाएंगे, हम हुँ, जो भी उसका अगर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं देश के अंदर हम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। हुँ, ये बहुत अर्जेंट है। और इसके लिए आज की डेट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाइफरकेट करना है। और 3 डिवीजन, एक तो एयरक्राफ्ट डिवीजन बनाएंगे, एक हेलीकॉप्टर डिवीजन बनाएंगे और एक मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑलिंग डिवीजन बनाएंगे। ये प्रपोज जी, किया जा रहा है ताकि स्ट्रीमलाइन हो काम।
बाकी जहाँ पे हो सके बॉटलनेक्स उसको रिमूव किया जाए। और प्रधानमंत्री अब खुद इसके अंदर एक तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। पीएमओ जब इंटरेस्ट लेना चालू करता है तो हुँ, आप समझ जाइए कि वहां पे काम होना ही है। और कुछ दिन पहले हमने जी, बात भी की थी कि डीआरडीओ के अंदर भी वही बातचीत चल रही है। डीआरडीओ के भी रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, जहां पे मैनेजरियल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच में बाइफरकेशन होने वाला है। और वहां पे भी बताया जा रहा है कि डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक तरह से नया विंग बनाया जाएगा, नया डायरेक्टर रखा जाएगा। तो वो सब काम होता जा रहा है। और यहाँ पे ये भी पता लगाया जाएगा कि कौन सी लैब को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट को पैसे नहीं मिल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इनके एम्प्लॉइज देख लेंगे ना, तो एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन बहुत सारे लोग तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है ही नहीं, सब हुँ, मैनेजरियल काम के लिए बैठे हैं। और एक ही जो प्रोसेस होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं, जिसके कारण डिले होता है। ये जी। सबको आइडेंटिफाई किया उमेश जी, जाएगा, ये प्रोसेस मैं को। यहाँ पे एक और सवाल करना चाह रही थी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और उस सब को लेकर जो इंडिजिनस आर-एन-डी है। क्या एक्चुअल के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और जो इंडिजिनस आर-एन-डी है, उसको स्पीड अप करना अभी भी आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा चैलेंज है और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हम उसको बेहतर कर पाएँगे? देखिए, आज ही एक न्यूज़ आई है। हुँ, चेन्नई की एक कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, जो आपने सुना होगा, टेस्ला जो रीयूजेबल रॉकेट जो बनाता है अपना फैल्कन, हुँ, उसकी टेस्टिंग करने वाला है। और ओके, वो इसरो के साथ बैठ के करने वाला है। जब ओके। इसरो और अग्निकुल कॉस्मोस कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप देख रहे हैं। और एक चीज है, हमने ही बताया था आपके आपके प्रोग्राम में ही हमने पहले बताया था, जो एसएसएलवी व्हीकल है वो लॉन्च पैड हुँ, व्हीकल है। हुँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वो भी टेक्नोलॉजी इसरो देने वाला है, ताकि वो छोटी सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को भी लॉन्च कर पाएगा। हुँ, तो कहीं न कहीं एचएएल के अंदर उसको एक तरह से बाइफरकेट करने से, अलग-अलग डिवीजन बनाने से हुँ, फायदा होगा, अकाउंटेबिलिटी हो। अब जी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। अमर जी, एक चीज़ नोट करिए, जब भी प्राइवेट वाले घुसते हैं, प्राइवेट वालों को टाइम बाउंड चीज़ें करने का एक तरह से उनको बाउंडिंग होती है। जी, अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते हैं, उनके ऊपर प्यूनिटिव चार्जेस लगते हैं। हुँ, तो उनके ऊपर दे नो टू दैट दे हैव टू परफॉर्म द टास्क। अभी हुँ, देख लीजिए, कावेरी इंजन जो है हमारा जीपीआरआई, डीआरडीओ कितने दिनों से बना रहा है। जब हुँ, डीआरडीओ ने वो टेक्नोलॉजी गोदरेज एरोस्पेस को दी है, तो वहां उन्होंने कावेरी इंजन का ट्राई इंजन फर्स्ट उन्होंने बना के डीआरडीओ को दिया है। हुँ, और अब डीआरडीओ गोदरेज एरोस्पेस को अपनी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है एमका के डेवलपमेंट के लिए। हुँ, तो ये देखिए कि डीआरडीओ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो एग्जीक्यूशन विंग है। पहले क्या हुँ, होता था, सब चीज एचएएल के पास आती थी, एचएएल हुँ, उसको एक तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती थी। हुँ, पर जब प्राइवेट वाला जुड़ता है, तब वहां पे काम चालू हो गया है। पहले सब काम एचएएल करता था, अब क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक काम के लिए डायरेक्टली वो प्राइवेट कंपनीज को चुन रहे हैं। हुँ, सारे पार्ट बनके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ही आएंगे। इसका जो इंटीग्रेशन है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, वो सब जो टेस्टिंग है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही करेगा। तो वो सब काम इसके ऊपर फाइनल इंटीग्रेशन में इनको एक तरह से एचएएल ही करने वाला है। चाहे कोई भी हो, वो किसी और कंपनी को नहीं देंगे। भले वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड हो, या अदानी एरोस्पेस हो, या गोदरेज एरोस्पेस हो, प्राइवेट वालों को इंटीग्रेशन का काम नहीं देगा। उनको एक स्पेसिफिक कंपोनेंट दिया जाएगा। जी, ये एक चीज होगा बस। जी। उमेश जी, हम फ़ॉरेन कोलैबोरेशंस की बात करें और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स की, इन दोनों को मिलाकर अगर आप एचएएल का रोल देखें तो कहाँ पाते हैं? और साथ ही साथ क्या ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है, इससे इंडिया का जो एयरोस्पेस सेक्टर है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कम्पीट कर पाएगा? डेफिनेटली होगा। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, तो हुँ, अकाउंटेबिलिटी होगी। और हमारी प्राइवेट कंपनीज को अगर टारगेट दे देंगे, वो तो बना के दे देंगे आपको। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, तो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। और जब पीएमओ घुसता है कहीं पे, तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने के बाद अगर आप नहीं करते हो, तो आपको
एक तरह से हॉनरेबली आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि भैया टाटा बाय बाय सी यू। तो वो काम किया जा रहा है, मतलब एक तरह से बोल दिया पीएम मोदी जी ने बोल दिया कि करना ही है, बहुत हो गया आप लोगों का रिजर्वेशन। ये जो एचएएल के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है उनको मजा चखाना जरूरी है। और देखिए आज एक और एक चीज है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। उसकी 2021 में इश्यू आए थे। गवर्नमेंट होल्ड्स जस्ट 71% ऑफ द शेयर्स, और बाकी जो 29% है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक के पास भी है। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना जरूरी है, और बड़े बड़े कंपनीज के साथ टाई अप भी तभी होगा जब आप उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। जी। और सब लोग एक तरह से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज अ वंडरफुल कंपनी, बट द थिंग इज द मैनेजमेंट हैज टू चेंज। काम करवाना है, प्रोसेस ड्रिवन करना है, टाइम बाउंड करना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आपने सही कहा। और अब ये जो हमारे सामने एचएल का ये 2.7 लाख करोड़ का ऑर्डर है, साथ ही साथ रिस्ट्रक्चरिंग की हम बात करते हैं, तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट इंडिया के लिए है, और जो भारत का एरोस्पेस सेक्टर है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ले जाने का एक बड़ा मौका है। जी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आईएएस चीफ का आपको स्टेटमेंट याद होगा, फरवरी में एरो शो के दौरान उन्होंने सीधा बोल दिया है कि एचएएल सिर्फ टाइमलाइंस देता है, और इनके टाइमलाइंस प्रॉमिसिंग होते हैं पर वो कभी अकम्प्लिश नहीं होते हैं। जी। उन्होंने क्लियर कट बोल चुके हैं। और अब अब एयर मार्शल चीफ तो ये बोलते हैं कि एचएएल के ऊपर हमको भरोसा ही नहीं है, 114 हमको रफाल ही लाके दे दो। देखिए ये एक तरह से बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए धब्बा है। हम्म। आपकी आर्म फोर्सेस जब आपको ये सब चीज बोलती है, कम से कम एचएएल को उस समय जाग जाना चाहिए। सोचिए इतना कुछ बोलने के बावजूद भी वहां पे क्योंकि जो देखिए उमेश जी, ये जो मुद्दा है, क्योंकि जो आर्म फोर्सेस है उनका मॉडर्नाइजेशन भी होना है और सारा कार्यभार भी एचएल पे है। टाइमलाइन, अगर टाइमली डिलीवरी नहीं होगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा है। तो बहुत कुछ स्टेक पे है, तो सवाल तो ऑफ कोर्स खड़े होते हैं और सवाल बनते भी हैं। डेफिनेटली सवाल बनते हैं, और हम अपने प्रोग्राम में बार बार हमने बोला भी है कि एचएएल हो, डीआरडीओ हो, जीटीआरआई हो, इन सबको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। वी हैव बीन सेइंग दिस कंटिन्यूअसली फ्रॉम डे वन कि जी। हमारी 42 स्क्वाड्रन से अभी 31 है, और आज हमने 29 चालू कर दिया है। और हम जी। ऐसे ही बोलते रहेंगे तो सिर्फ बोलते रहेंगे। और इस बार तो हमारे एयरफोर्स चीफ है जो हैं, मुझे वो पसंद भी है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लंटली बोल रहे हैं और मीडिया के सामने बोल रहे हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चीफ है उनको परेशान हो चुकी है। अब वो भी अभी इस चेंजेस को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। मीडिया हम्म। स्क्रूटिनी चल रही है, पब्लिक हम्म। लिस्टेड कंपनी है। जी। ऐसा नहीं है कि आप बिना अकम्प्लिशमेंट आप सिर्फ सैलरीज लेते जाओ, यू ड्रेन द टैक्स पेयर्स मनी। दिस कैन हम्म। नॉट बी डन। दिस इज नॉट अ बाबूडम कंपनी एनीमोर, इट हैज टू टर्न इनटू अ प्रोफेशनल कंपनी। दिस इज व्हाट आई एम बिल्कुल। सेइंग। ऑफ कोर्स अगर प्रोफेशनली काम करेंगे तो टाइमली डिलीवरी भी होगी, और टाइमली डिलीवरी होगी तो जो बड़ा ऑर्डर है उसको तभी पूरा कर पाएंगे। और रिस्ट्रक्चरिंग से इन सारी चीज़ों में कितनी मदद मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। उम्मीद तो की जा रही है कि बड़ा हम कुछ बदलाव देखें, और जो भारत का एयरस्पेस सेक्टर है उसमें हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बदलाव आते हुए देखें, ताकि ग्लोबली compete करने के लेवल पर पहुंच जाए। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी।